तेजस्वी जी के पास मुद्दे इतने कम रह गए हैं, वो चाह के भी रोड नहीं बोल पाते हैं, वो चाह के भी परिवहन के क्षेत्र की प्रगति नहीं बोल पाते हैं, वो चाह के भी बिहार के उद्योग धंधे जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है उसकी बात नहीं कर पाते हैं, वो चाह के भी यहाँ जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसकी बात नहीं कर पाते हैं, वो चाह के भी आजीविका मिशन के तहत जो यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार मिला है उसकी बात नहीं कर पाते हैं। इसी न बात कर पाने के कारण ही उनको एक खुद उधारी के मुद्दे में जीना पड़ रहा है, जो कि आरजेडी ने जब आरजेडी की सरकार थी तो उन्होंने जो इस तंत्र का निर्माण किया उसमें अराजकता थी, उसमें अविश्वास का माहौल था, उसमें डर का माहौल था, अधिकारी डर में रहते थे। तो इसे सिर्फ चेहरे की बात नहीं करनी चाहिए, इसे शासन और तंत्र की बात करनी चाहिए जो नीतीश कुमार के तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से झुकता है। आजीविका के अंदर बिहार के 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार मिल चुका है। बिहार में लगभग जितने भी पद थे उतने पदों को भर दिया गया। अब बात आती है कि परमानेंट नौकरी सर नहीं देते हैं। नीतीश जी ने कितने करोड़ों शिक्षकों को नौकरी दी, आप भूल गए? ये नीतीश कुमार जी का, देखिए सरकार सब चलाते हैं, सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी ही चला सकते हैं, सरकार कोई भी चला सकता है, लेकिन नेता वो होता है जो एक विजन के साथ आता है। और नीतीश जी ने हर सेक्टर में, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, वो चाहे आजीविका मिशन पे हो, जितनी संभव हो सके बिहार का बजट जितना अलाउ करता है उससे कहीं ज्यादा नौकरी उन्होंने दी है। पर हाँ, इसमें आगे भी काम किया जाना बाकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगली बार नीतीश सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं जहानाबाद में और जहानाबाद का ये गांधी मैदान है और यहाँ जो है एनडीए द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था। हालांकि बारिश के कारण कार्यकर्ता जो है कुछ देर टिके रहे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं लोग तितिर बितिर बारिश से बचने के लिए इधर उधर हो चुके हैं। सर, आज जो है जिस तरह से एनडीए का यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, तो आपको क्या लगता है इस कार्यकर्ता सम्मेलन से एनडीए में जो 5 पार्टियां हैं आपस में कार्यकर्ताओं का खींचातानी बंद होगा? देखिए, इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सारे पार्टियों के जितने भी लोग हैं, जो सारे अलग अलग विचारधाराओं से आते हैं, सारे लोगों की विचारधारा यहाँ एक धारा में तब्दील होके एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़े और यहाँ जो अभी महागठबंधन की जितनी भी गलत प्रोपेगेंडा जो फैलाए जा रहे हैं उसके खिलाफ एकत्रित होकर आवाज उठाएं, यही है। अच्छा, आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन में क्या क्या हुआ सर? आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आप देख ही रहे थे कि यहाँ बीजेपी के, यहाँ लोजपा के, यहाँ जदयू के जितने भी प्रदेश स्तर के जितने भी लोग थे वो सारे लोग आए हुए थे। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी थे जो अलग अलग किसान संगठनों से भी आए हुए थे और आसपास के इलाकों से भी आए हुए थे। तो उन सारे लोगों ने आके यहाँ एक वैचारिक एकता का परिचय दिया कि क्यों इस बार एक बार फिर नीतीश सरकार को वापस आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, इस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन जो होता है इससे क्या कार्यकर्ताओं में मिलाप होता है? जी, ये जो कार्यक्रम है ये कार्यकर्ताओं के मिलाप के लिए ही किया गया। अब जैसे देखिए, हमारे लोकतंत्र में सब पार्टियां अलग हैं और सारी पार्टियों की अपनी एक विचारधारा होती है। चेहरा मिलता है लेकिन क्या दिल मिलता है लोगों का? जी, चेहरा भी मिला है, दिल भी मिला है और दावे के साथ कह सकते हैं कि रिजल्ट भी मिलेगा। रिजल्ट भी मिलेगा। अच्छा, टिकट के लिए आपस में कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ फुटबॉल तक कर देते हैं। अगर यहाँ से जदयू के बदले दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलता है तो क्या ये एकता बनी रहेगी? देखिए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि टिकट किसको मिलता है। टिकट मिलना एक दूसरे स्तर की बात है। इस पे जो पार्टी के ऊंचे नेता होते हैं, जो अलग अलग पार्टी के बीच जो बैठ के वो लोग कुछ निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के समय कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो किसी को भी ये हक नहीं है कहने का कि वो ये कहे कि नहीं उसे ही टिकट मिलना चाहिए। जी, टिकट एक छोटी बात है और एक वैचारिक शक्ति की जीत होनी दूसरी बात है। इसके लिए अभी के लिए सारे पार्टियों को एक जगह एकत्रित होना होगा, इकट्ठा रहना होगा और आपसी छोटी छोटी खींचतान को नजरअंदाज करके एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। अच्छा, चलिए कुछ अंदर खाने की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार से अब नीतीश कुमार जी का बदलाव होना चाहिए? नीतीश कुमार जी को हटना चाहिए यहाँ से? नीतीश कुमार जी को क्यों हटना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई है, तो उनको ये बात बता दें
कि लगभग जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 में हुआ था और जब वो जेपी आंदोलन 74 में कर रहे थे तो उनकी उम्र भी 70 के पार थी। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हमको लगता है कि 1924 या 25 के आसपास हुआ था और जो वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र भी 70 पार थी। चलिए ये लोग तो हमारे हो गए एनडीए के। अब कुछ महागठबंधन के लोगों की बात कर लेते हैं। अब हमने देखा है कि जब मनमोहन सिंह जी की भी पहली बार सरकार बनी थी तो उनकी उम्र भी 70 पार थी और जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हमको लगता है 76 पार थी। तो हमारे देश में ये एक बहुत ही गलत और नकारात्मक बात फैलाई जा रही है कि नीतीश जी की उम्र हो गई है। अरे ये शेर अनुभवी भी है और ये शेर है, ठीक है, इतनी आसानी से ये शेर छोड़ेगा नहीं। अच्छा सर, 2025 में नीतीश जी ही क्यों जरूरी है बिहार के लिए? देखिए, इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। जब नीतीश कुमार जी की बात की जाती है तो ये सिर्फ एक चेहरे मात्र की बात नहीं होती है। जब बात नीतीश कुमार की होती है तो उनके पीछे सिर्फ चेहरे के अलावा एक शासन, एक तंत्र की बात होती है जो नीतीश कुमार जी ने इतने सालों में यहाँ तैयार किया है। एक ऐसा प्रशासन का तंत्र, एक ऐसा पार्टी में नेताओं का तंत्र जो सब मिल के सरकार को चलाता है। इस तंत्र के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी और यही नीतीश कुमार जी हैं जो इस तंत्र को इन्होंने अभी तक प्रभावी तौर पे बिहार के भलाई के लिए लगाया है। जब दूसरी तरफ आप जाएंगे, जब आप आरजेडी की बात करेंगे तो आप प्रॉब्लम सिर्फ तेजस्वी या लालू जी की नहीं होती है। आरजेडी ने जब आरजेडी की सरकार थी तो उन्होंने जो इस तंत्र का निर्माण किया उसमें अराजकता थी, उसमें अविश्वास का माहौल था, उसमें डर का माहौल था, अधिकारी डर में रहते थे। तो इसे सिर्फ चेहरे की बात नहीं करनी चाहिए, इसे शासन और तंत्र की बात करनी चाहिए जो नीतीश कुमार की तरफ ज्यादा बेहतर तरीके से झुकता है। अच्छा, विपक्ष जो है खासकर तेजस्वी यादव बार बार ये इल्जाम लगाते हैं नीतीश कुमार पर कि हमारे मुद्दों का नकल किया जा रहा है। जैसे वो 200 यूनिट बिजली फ्री बोले तो 125 यूनिट फ्री बिजली नीतीश सरकार कर दी है। तो क्या लगता है, सच में तेजस्वी यादव का अनुकरण कर रहे हैं नीतीश कुमार? हमको लगता है कि जब तेजस्वी यादव जी का जन्म भी नहीं हुआ था नीतीश जी तब से राजनीति कर रहे हैं। तो अनुकरण नीतीश जी तेजस्वी का नहीं, तेजस्वी जी अपने मुद्दाहीनता के शिकार होने के बाद वो मजबूर हैं कि वो उधारी के मुद्दे पे चल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जो वोट अधिकार यात्रा मुद्दा कांग्रेस ने उठाया और उसे लपका आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने, ये दोनों ही बात उनकी वैचारिक शून्यता के साथ साथ उनके पास बिहार को लेकर के कोई भी एक सकर नीति न होने के कारण यही इस बात को परिलक्षित करती है कि वो इन नीतियों को ले रहे हैं। रही बात नीतीश कुमार जी की, तो मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार जी जब आप पटना से डोभी चलेंगे, जब उस रोड पे जाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कॉपी नीतीश कुमार ने तेजस्वी जी का नहीं किया है। अब तेजस्वी जी नीतीश कुमार का अनुकरण कर करके वो सारे मुद्दों को ला रहे हैं। तेजस्वी जी के पास मुद्दे इतने कम रह गए हैं, वो चाह के भी रोड नहीं बोल पाते हैं, वो चाह के भी परिवहन के क्षेत्र की प्रगति नहीं बोल पाते हैं, वो चाह के भी बिहार के उद्योग धंधे जो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है उसकी बात नहीं कर पाते हैं, वो चाह के भी यहाँ जो नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं उसकी बात नहीं कर पाते हैं, वो चाह के भी आजीविका मिशन के तहत जो यहाँ की महिलाओं को स्वरोजगार मिला है उसकी बात नहीं कर पाते हैं। इसी न बात कर पाने के कारण ही उनको एक खुद उधारी के मुद्दे में जीना पड़ रहा है जो कि वोट अधिकार यात्रा के जरिए वो प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वोट यात्रा का आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का पद यात्रा हुआ बिहार में, भीड़ भी काफी जुटी, तो क्या लगता है बीजेपी का ये सही में प्रोपेगेंडा है आप लोग का, जो आप महागठबंधन के वोटरों को कम करने की जुगाड़ में लगे हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब इस मुद्दे को पहली बार उठाया था तो ये मुद्दा था कर्नाटक को लेकर के। कर्नाटक में उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि वहां पे इतने मतदाता फर्जी तरीके से जोड़ दिए गए हैं, यही थी उनकी आरोप। बिहार में जोड़ने जैसी कोई संबंधी नहीं है। बिहार में जो इन्होंने ये कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके समर्थकों का नाम काट दिया गया है, जिसका ना तो कोई तर्क है, ना तो कोई प्रमाण है और ना तो कोई विश्वसनीयता है। क्यों विश्वसनीयता नहीं है ये मैं आपको बता दूं।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट संस्था बनाता है। ये इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट होने की सारी पावर देता है। अतः एसआईआर का काम, जो कि इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी के अंदर आता है, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन समय समय पे करते रही है, विपक्षी पार्टियां उस प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न उठा रही है, जो कि गलत है। ठीक है। चरण 2, अब राहुल गांधी और तेजस्वी जी के पास दूसरा ऑप्शन था कि अगर उन्हें इलेक्शन कमीशन के किए गए कार्यों से समस्या थी तो वो कोर्ट जा सकते थे, पर उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार नहीं किया, उन्होंने सड़क का रास्ता अख्तियार किया। और सड़क का रास्ता अख्तियार उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो वैचारिक शून्यता की तरफ जा चुकी हैं। अच्छा, आप इससे पहले आप विकास की बात कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं है कि बिहार में पलायन और उद्योग धंधे नहीं होने के कारण यहाँ का युवा बहुत मार झेल रहा है, बेरोजगारी बेकारी का मार झेल रहा है? देखिए, ये जो आपने समस्या उठाई ना, सिर्फ बिहार का युवा ही नहीं झेल रहा है, ये पूरे भारत का युवा झेल रहा है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा संख्या तो बिहार का है सर। बिल्कुल ईमानदारी से आपकी बात कहता हूं कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है बहुत ही जेन्युइन समस्या है, लेकिन इस बेरोजगारी की समस्या का दूर कैसे किया जाएगा, आप इसके ऊपर चर्चा देखिए। तेजस्वी जी कहते हैं कि वो 5 लाख, 10 लाख, 90 लाख सरकारी नौकरी देकर के बहाल कर देंगे। क्या वो बताते हैं कभी कि इतने लोगों को बहाल करने के लिए जो राजस्व की जरूरत होगी वो कहां से लाएंगे? वो नहीं ला पाएंगे। अगर वो लाएंगे तो बाकी सारे विकास कार्यों को उनको ठप करना पड़ेगा। इसी से तेजस्वी जी बरगलार रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, रोजगार मुख्यतः 2 तरीके से हो सकती है। पहला, डायरेक्ट सेक्टर का रोजगार, दूसरा इनडायरेक्ट रोजगार। जो प्रत्यक्ष रोजगार होता है वो, और ये दोनों ही अप्रत्यक्ष रोजगार, ये दोनों ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके राज्य की इकोनॉमी कितनी तेजी से चल रही है। और बिहार की इकोनॉमी राष्ट्रीय औसत से हमेशा ज्यादा चल रही है पिछले 15 सालों से। इसी वजह से बिहार में अभी बहुत सारे अप्रत्यक्ष रोजगार का जन्म हुआ है। रहा बात प्रत्यक्ष रोजगार का, भी तो मैं आपको बता दूं, विपक्ष की सरकार लगभग 2 राज्यों में है, एक कर्नाटक में है और दूसरा तेलंगाना में है। इन दोनों ही राज्यों में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं ना, वो बिहार से ज्यादा खराब है। जब बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार में सर रोजगार के लिए क्या आगे रोड मैप है? मैं बताता हूँ। रोजगार जो होता है ना, रोजगार के लिए आपको सबसे पहले अपने युवाओं को सक्षम बनाना होता है। और सक्षम बनाने के लिए नीतीश सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया है। आज के तारीख में बिहार में राष्ट्रीय स्तर के सारे कॉलेज उपलब्ध हैं। आप इंजीनियरिंग करें तो IIT, IIM मैनेजमेंट करें तो IIM, लॉ करें तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फैशन पढ़े तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी। कोर्स करने के बाद युवा जो है भटक रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है? उनके लिए वैकल्पिक नहीं, उनके लिए प्राथमिक व्यवस्था की जाएगी। जैसे ही जब आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सड़क बना, सड़क आज बनती है और उसका लाभ अगले 10 साल तक मिलता है। अभी बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एक मेजर माइलस्टोन को पार कर गया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद, इसके बाद जो रास्ता निकलेगा ना, वो बिहार में लाखों और करोड़ों रोजगार की स्थिति उत्पन्न करेगा। आपको एक और बात बता दूं, आजीविका के अंदर बिहार के 50 लाख से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार मिल चुका है। बिहार में लगभग जितने भी पद थे उतने पदों को भर दिया गया। अब बात आती है कि परमानेंट नौकरी सर नहीं देते हैं। नीतीश जी ने कितने करोड़ों शिक्षकों को नौकरी दी, आप भूल गए? ये नीतीश कुमार जी का, देखिए, सरकार सब चलाते हैं। सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीतीश जी ही चला सकते हैं, सरकार कोई भी चला सकता है, लेकिन नेता वो होता है जो एक विजन के साथ आता है। और नीतीश जी ने हर सेक्टर में, वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, वो चाहे आजीविका मिशन पे हो, जितनी संभव हो सके बिहार का बजट जितना अलाउ करता है उससे कहीं ज्यादा नौकरी उन्होंने दी है। पर हाँ, इसमें आगे भी काम किया जाना बाकी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगली बार नीतीश सरकार। अच्छा, आप बात कर लेते हैं सर, बिहार में जो है प्रशांत किशोर भी तीसरा विकल्प बन रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि अब परिवर्तन का जरूरत है, या आप लोग के लिए प्रशांत किशोर एक कड़ी चुनौती साबित होने वाले हैं इस चुनाव में? देखिए, बिहार में बहुत कड़ी चुनौती है और किसी भी व्यक्ति को छोटा करके नहीं देखना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा किए, इसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन साथ ही प्रशांत किशोर जी की उन बातों का भी उल्लेख होना चाहिए जो वो करते हैं। बिहार की राजनीति में
प्रशांत किशोर और भारत की राजनीति में ही प्रशांत किशोर प्रोपेगेंडा फैलाकर इलेक्शन जीतने के जनक माने जाते हैं। प्रशांत किशोर जी मुख्यतः 3 बात कह रहे हैं। पहला बात कह रहे हैं कि बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सबको बंद करेंगे और हर प्रखंड में 5 विद्यालय बनाएंगे, वो भी 5 साल में। कितने स्तर के विद्यालय बना पाएंगे ये कहना तो दूर की बात है, लेकिन जब बंद करेंगे ना तो करोड़ों शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी, ये है उनकी नीति। दूसरी, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन रोकने का प्लान क्या है? तो वो एक मंत्रालय बनाएंगे और मंत्रालय बना करके वो पलायन रोकेंगे। सरकार पलायन रोकने के लिए मंत्रालय की नहीं, बिहार के आर्थिक विकास की जरूरत होती है। और जब आपका राज्य 8%, 10%, 12% की दर से विकास करेगा, पलायन होने की संभावना अपने आप कम होती चली जाएगी। तीसरी बात जो वो एक और बात कहते हैं, सीडी रेशियो वाली बात, कि बिहार का सीडी रेशियो 40% के करीब है, ये वो सीधा झूठ बोलते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जिस सीडी रेशियो को 40% आप बता रहे हैं, 2003-04 तक वो सीडी रेशियो मात्र 24% था। और 2023 में हमारे बिहार सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कहा है कि जो बिहार का सीडी रेशियो है वो बहुत जल्द 76% तक पहुंचेगा, जो कि राष्ट्रीय स्तर के बराबर है। तो प्रशांत किशोर जी को बरगलाना नहीं चाहिए और प्रशांत जी को वास्तविक नीतियों के डिटेल के साथ सामने आना चाहिए। और अगर वो नहीं ऐसा कर सकते हैं तो माफ कीजिएगा, उनकी तारीफ हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए सर, अंतिम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी जो है, अमित शाह का कहना है कि चुनाव में चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है सर कि चुनाव बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे या नहीं। बिहार में चेहरा नीतीश कुमार इसीलिए होंगे क्योंकि इलेक्शन के बाद जीत में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये निश्चित है आप लोग? ये 100% निश्चित है। अगर ऐसा निश्चित नहीं होता तो अमित शाह जी ने ये कहा ही नहीं होता। अमित शाह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। अगर उन्होंने इस बात पे हामी भरी है तो ये सिर्फ नीतीश कुमार जी के लिए, हमारे अमित शाह जी और मोदी जी की हामी नहीं है। सारे दलों ने अपने मंचों पे इस बात को स्वीकारा है कि बिहार में एक ही चेहरा, ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही चेहरा हो सकता है जी, बिहार बहुत शानदार प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे अच्छे चेहरे हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान की राजनीति को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ही इकलौते बिहार के विकल्प हैं जो दिल्ली की योजनाओं को बिहार ला सकते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल है सर एक और। तेजस्वी यादव आप भी हुआ है, तेजस्वी यादव भी हुआ है, तेजस्वी यादव का भविष्य क्या है बिहार में? देखिए, हम कौन होते हैं जो किसी का भविष्य बताए? भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं। बाकी हम शुभकामनाएं दे सकते हैं नीतीश जी को और शुभकामनाएं दे सकते हैं हम तेजस्वी जी को भी कि बेचारे उनका भविष्य उज्जवल। हम काहे किसी का भविष्य खराब बताएंगे भाई। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की राजनीति तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनको मुद्दों के डिटेल में आना जी। देखिए, बिहार अब पुराना बिहार नहीं रह गया है कि कुछो स्टेज पे चढ़ के भाषण दे, जैसे लालू जी के जमाने में था कि उठे कुछो 4 बात बोल दिए, जनता मान गया। अब कहानी आगे बढ़ गई है। अब सिर्फ खोखले वादों, बेकार के जुमलों, इन सब चीजों से बात नहीं बनेगी। तेजस्वी जी को धरातल पे बिहार की सारी नीतियों के लिए एक समग्र प्लान लेकर के सामने आना पड़ेगा, तब उनकी बात हो पाएगी। नहीं तो वो बिहार की राजनीति में अगले 2 सालों में अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्या नाम हुआ सर अपना परिचय? जी, मेरा नाम आशुतोष हुआ। किस पार्टी से जुड़े हुए? जी, मैं बेसिकली किसान यूनियनों से जुड़ा हुआ हूं और जदयू के लिए मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये वास्तविक तौर पे मानना है कि व्यक्ति कोई भी दोष रहित नहीं होता और कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न भी नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में बिहार में अगर नीतीश कुमार जी नहीं आ पाए ना, तो उसके जो वैकल्प हमारे पास उपलब्ध है आरजेडी के रूप में, वो बिहार को इतने पीछे ढकेल देगा और इतने बड़े रिस्क में डाल देगा कि वो बिहार और बिहारवासी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बस इसी मंशा के साथ हम जदयू को तन मन से समर्थन दे रहे हैं और हमारी पूरी टीम जो पूरे जहानाबाद, रतिपुर, फरीदपुर प्रखंड से लगभग सारे पंचायतों से आई है, वो चाहे कसमा हो, चाहे नोआमा हो, चाहे अमैन पंचायत हो, सिसंबा हो, सारे जगहों के लोग यहाँ आए हैं। और हमारी प्रयास है कि हम अपनी तरफ से जितना कर सके उतना हम एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद।